दोस्तों, स्वागत है आपका छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। यहाँ पर मैं आपको देश विदेश में चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक्स पर आपको कुछ विशेष जानकारी भी देने का प्रयास करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही शायद लाभकारी भी हों और आशा करता हूँ होंगी। एजुकेशन सिस्टम से जुड़े होने के कारण मैंने सोचा कि शायद सबसे पहला टॉपिक्स आपके लिए नए एजुकेशन सिस्टम पर ही आपको कुछ जानकारियाँ दूँ। इसलिए सबसे पहले राष्ट्र नई शिक्षा नीति पर ही मैं आपको कुछ विशेष टिप्पणी बताऊंगा कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या, और पुरानी शिक्षा नीति में ऐसा क्या था जो नई शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं नई शिक्षा नीति होता क्या है, शिक्षा नीति क्या है। सबसे पहले भारत में शिक्षा नीति जो थी 1968 ईस्वी में लाई गई थी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद 1986 में लाई गई, जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके 1992 में नई शिक्षा नीति लाई गई। उसके बाद थोड़े बहुत होते रहे फिर आई तुम्हारी राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार सन 2009 अधिनियम। उसके बाद से कोई शिक्षा में कोई बदलाव हुआ नहीं। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने हाल ही की केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए जाएँ। तो उन्होंने इसरो के पूर्व जो एक रिटायर वैज्ञानिक थे उनकी अध्यक्षता में, जिनका नाम था कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति ने किया जिसका नाम था कस्तूरी रंजन समिति। उन्होंने इनकी अध्यक्षता में पूरी शिक्षा का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी इनको दे दी। अब शिक्षा नीति बनकर तैयार हो गई 2020 में। अब इसको लागू करने का टाइम ही नहीं मिला। कोरोना पीरियड शुरू हो गया। अभी हो सकता है जुलाई 2023 से लागू भी करें, बट अभी इसके बारे में कोई आदेश या फिर कोई अभी दिशा निर्देश तो प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पहली शिक्षा नीति और अब की शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन है, अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबको पता है कि पहली शिक्षा नीति में जो था 10+2 मॉड्यूल था। 10+2 का मतलब क्या होता था कि आपको 10वीं तक परीक्षा पास, 10वीं तक सबको नॉर्मल से एक कॉमन से शिक्षा लेनी होती थी। उसके बाद से आप जब फर्स्ट ईयर में जाते थे तो आप अपनी ग्रेड डिसाइड करते थे कि आप आर्ट साइड हैं या फिर साइंस साइड हैं। इस तरह से आपको 10+2 12 साल आपको राज्य सरकार के संरक्षण में शिक्षा लेनी होती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जब सोचा कि राज्य सरकार के संरक्षण में शिक्षा लेनी होती थी, उसके बाद 12th के बाद से आप किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के पास जाकर के आप कोई भी एजुकेशन ले सकते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या हुआ कि इसमें आपको, उसमें 10+2 था, इसमें 5+3+3+4 मॉड्यूल ला करके रख दिया। अब 5+3+4 मॉड्यूल क्या होता है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं, हो सकता है ना भी जानते हो। इससे अब क्या है इसका मतलब, ये भी जानने के लिए काफ़ी चीज़ें लोग पूछे हैं, तो बस इसी के डिस्कस करेंगे कि 5+3+4 मॉड्यूल है क्या। अब नई शिक्षा नीति में 5+3+4 मॉड्यूल है। 5+3+3+4 इस पूरे नई शिक्षा नीति के मॉड्यूल को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला 5 साल का, दूसरा 3 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 क्या होता है, 5 ईयर का प्लान क्या है। पहली शिक्षा नीति में होता था कि बच्चे जब 6 साल का होता था तब वो कक्षा 1 में एडमिशन होता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा कि बच्चा जैसे ही 3 साल का होता है स्कूल में एडमिशन करा दो। अब 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन करके क्या करेगा, बिल्कुल वही जो घर में करता है वही स्कूल में भी करेगा। घर में क्या करता था, खेलता था, दीवारों पे कहीं उंगली छापेगा, ये करेगा, मिट्टी खेलेगा, यही सारे काम वो स्कूल में करेगा। लेकिन जो मोहल्ले के बच्चों के साथ करता था वो स्कूल के बच्चों के साथ करेगा, और वो भी ट्रेन टीचर्स की निगरानी में करेगा। इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, बहुत सारे इनको ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, वैकेंसीज भी निकालेंगे, जो भी वो तो उनका अपना रूल है। बट बच्चे 3 साल की एज में आप स्कूल में एडमिशन करा दिया जाएगा। अब 3 साल के स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। अब 3 साल जब एडमिशन हो जाएगा तो 3 साल तक वो प्ले ग्रुप में रहेंगे। 3 साल तक ना ही तो बैग लेके जाएंगे, तो ना ही तो पढ़ाई करेंगे, केवल खेलना स्कूल में होगा। 3 साल तक जब हो जाएंगे, जब वो 6 साल के हो जाएंगे तो वो कक्षा 1 में उनका एडमिशन हो जाएगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 वो टोटल पढ़ाई करेंगे अपना इस 5 साल के पीरियड में। जब 5 साल इनका कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे मस्ट बात इसमें ये होगी कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। बच्चों को केवल स्कूल के प्रति अट्रैक्शन देना है कि वो स्कूल के प्रति लगाव हो उनके लिए। सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर रखा गया कि बच्चे स्कूल से डरे नहीं, स्कूल आने के लिए वो सोचे कि अरे स्कूल चलना है, स्कूल चलना है। अभी क्या होता है कि स्कूल डरते हैं बच्चे जाने से, अरे स्कूल जाएंगे तो बच्चे मार पड़ेगी, टीचर मारेंगे, मैडम मारेंगी। लेकिन अभी सिस्टम में क्या किया है कि बच्चों को बिल्कुल भी
नहीं मारना है। 3-5 साल के पीरियड में बच्चों को बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाना है, केवल खिलाना है, उनको स्कूल के प्रति अट्रैक्ट करना है। ठीक। दूसरी स्टेज क्या है, 5+3 के बाद 3 स्टेज याद किया जाए, उसको दिया गया है प्रेपरेटरी स्टेज। पहले वाले को दिया गया था फाउंडेशनल स्टेज, दूसरे वाले को दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें 3 साल बच्चा पढ़ाई करेगा। इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट्स हो जाएंगे। सबसे मेन बात यह है कि इसमें बच्चों के एग्ज़ाम शुरुआत उनकी आदत डाली जाएगी कि आपको एग्ज़ाम भी देने चाहिए आगे, इसलिए आपको उनको थोड़े थोड़े एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। 3 साल की स्टेज में जब वो कक्षा 3 में जाएंगे, इस एज में, तो उनको थोड़ा अब पढ़ाना शुरू कर देंगे। पढ़ाना शुरू करेंगे, थोड़े उनके जो सिलेबस होंगे उनको भी लेकर आएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे। एक्टिविटीज़ लाने का मतलब ये है कि बहुत सारे खेल, बहुत सारे उनको प्रतियोगिताएं, डिबेट, इन सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना सिखाया जाएगा। पार्टिसिपेट सिखाया जाता है कि उनके जो अंदर की स्किल्स है वो निखर के आए बाहर। इसके बाद उनको एक खास पर्पस के लिए भी तैयार किया जाना है। अब खास पर्पस के लिए तैयार करने का मतलब ये है कि उनको उनकी ही मदर लैंग्वेज में सिखाना जाएगा। पढ़ाई उनकी मदर लैंग्वेज में होगी। मदर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो जिस क्षेत्रीय भाषा से आए हैं उसी भाषा में उनको सिखाया जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो हाँ नेशनल लैंग्वेज में भी सीखता है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में, ठीक, सीख सकता है। ये हो गया आपका 5+3। उसके बाद फिर आता है तीसरा स्टेज। इसमें क्या है, इसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। क्या दिया गया है, मिडिल स्टेज। इसमें बच्चा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद उसमें कंप्यूटर की नॉलेज भी दिया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल, कंप्यूटर का नॉलेज का मतलब ये है कि जावा वावा पढ़ाने लगे, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में इसको कंप्यूटर के थोड़े बहुत जो हाँ बताया जाता है कि कंप्यूटर की ये चीज़ें होती हैं, ये इनपुट आउटपुट होती हैं, ये इनकी एसेसरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर वोकेशनल टेक्निकल चीज़ें, अब जैसे कि इसमें क्या होगा वोकेशनल, जैसे कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं तो उनके लिए अलग पढ़ाई हो जाएगी, बच्चे बढ़ाई का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए अलग पढ़ाई हो जाएगी। तो मतलब उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि वहाँ वो लोग इस सब क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो बनाएंगे, अगर नहीं इंटरेस्ट होगा तो कोई बात नहीं, एज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। इसमें एक चीज़ खास तौर पर दिया गया है कि आपको किसी एक भारतीय भाषा को भी सिलेक्ट करना होगा पढ़ने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी पढ़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी, मैथिली, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा एक लैंग्वेज। ये नहीं कि कोई भी किसी गांव में जो भाषा बोले जा रही वो वाली भाषा में नहीं आती है। आपके संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई उनमें से कोई एक भाषा आपको चूज़ करनी होगी पढ़ने के लिए। तो इस स्टेज को मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आई होगी आपको समझने में। तो सारी चीज़ें आप क्लियर की हैं। इसके बाद चौथा स्टेज आपका आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्या आता है, ये आपका 4 साल का होगा। मैंने आपको 5+3+3+4, अभी 4 आपका स्टेज बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। ये आपका शुरू होगा 9th to 12। 9th to 12 स्टेज में आपको क्या होगा इसमें बच्चा जैसे ही 9th में आएगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन उसके लिए खुल जाएंगे। ऑप्शन खुलने का मतलब ये है कि पहले बच्चा जब हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर में जाता था उसके लिए साइड्स डिवाइड कर दिया जाता है कि आर्ट साइड है, ये साइंस साइड है। तो सब्जेक्ट उसको साइंस का है, फिर भी उसको बायो पढ़ने का मन नहीं है, मैथ पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बायो का ऑप्शन के होता था लेकिन अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर आप साइंस साइड हो चाहे जो भी, आप खुद सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री लीजिए, आपको कॉमर्स पढ़नी है तो कॉमर्स, आर्ट्स पढ़नी है तो आर्ट्स, कंप्यूटर पढ़नी है तो कंप्यूटर, संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत। आप जैसे होते नहीं, हम खड़े हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में खड़े हैं, एक ये बुक्स ले ली, 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 कोई बुक्स लेकर के हम वो अपने कोर्स या सिलेबस में लगा सकते हैं, अपनी साइट्स में लगा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। एक सिंपल सी बात इसमें ये निकल करके आती है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आपकी विचार क्षमता को ज़्यादा विकसित किया जाएगा। सोचने की क्षमता को बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए आपको बहुत सारे रिसर्च दिए जाएंगे कि हाँ आप इस पे प्रोजेक्ट पे काम करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रुप में भी करवाने के लिए, बहुत सारे डिबेट करने के लिए आपके विचार की थिंकिंग को विकसित करने का काम किया जाएगा। फिर इसमें आ जाता है आपको एक सबसे मस्ट बात होती है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा, चाइनीज़ पढ़ लीजिए, चिंग चोंग चुंग कुछ भी सीख लीजिए, चाइनीज़ भाषा सीख लीजिए, जरूरी नहीं चाइनीज़, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी तो है ही, इंग्लिश, साइंस, माफ कीजिए, चाइनीज़
लैंग्वेजेस की बात हो रही है। साइंस हो गई आपकी, भाषा नहीं सब्जेक्ट है आपका, चाइनीज़ हो गया, फ्रेंच हो गया, उसके बाद आपकी तुर्कमेनिस्तान हो गया, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। और इस सेकेंडरी स्टेज में आपके जो एग्ज़ाम्स होते थे वो एनुअल ना हो करके एज आ सेमेस्टर वाइज होंगे। जैसा कि हम सभी लोगों ने बीटीसी में किया है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे हर 6 महीने में, इसमें भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको प्रिपरेशन करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे क्या एनुअल होती है जब एग्ज़ाम, तो बच्चा जब होने होता है कि उसके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, उसके 1 महीने या 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू कर देता है। सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि वो पढ़ाई कितना करे, कंप्लीट ही नहीं हो पाता। लेकिन अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है तो वो सिलेबस थोड़ा कम होता है, अगर 1-2 महीना पहले से इसको पढ़ाई करेगा फिर भी उसका कवर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से वो अपने कम सिलेबस को भी जल्दी कवर कर लेगा। तो सबसे मस्ट बात इसमें यही होगी कि इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो ये सेकेंडरी स्टेज होगी। अब सेकेंडरी स्टेज होने के बाद जब बच्चा इंटर पास हो चुका है, इंटरमीडिएट क्रॉस हो चुका है, अब वो ग्रेजुएशन, अब वो राज्य सरकार के संरक्षण से बाहर हो गया, वो किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में जाएगा। किसी कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकता है। तब जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तब क्या चेंजमेंट्स होंगे, तब इसमें भी बहुत सारे चेंजमेंट होते थे। इसमें क्या होता था, पहले हम लोग जब ग्रेजुएशन करते थे कि लगातार रेगुलर या फिर प्राइवेट, मोस्टली रेगुलर, जब हम लोग कोई अपना ग्रेजुएशन करते थे तो उसमें कंटिन्यूसली हमको ईयर बाय ईयर हमको वहाँ पर कॉलेज में जाना होता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमको 3 साल तक करना ही होता था। अगर बीच में 1 साल भी गैप हो गया हुआ तो आपका पूरा ग्रेजुएशन बेकार, आपको शुरुआत से करना होता था। लेकिन अब इस सिस्टम रूल नहीं है। अब ग्रेजुएशन आपका 4 साल का कर दिया गया है। मायने में तो देखा जाए 3 ही साल का, लेकिन एक इसमें प्लस ऐड और किया जाएगा, वो आपको मैं बताऊंगा कि 4 साल का क्या है। इसमें ये एक प्लस पॉइंट कर दी गई है कि अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया है, 2 साल किया है, उसके बाद आप ड्रॉप आउट हो गए किसी पैसे की कमी की वजह से, किसी और की वजह से, तो जब आप दोबारा करने के आएंगे तो आपको 3rd ईयर से ही एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से यही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हर एक ईयर के लिए अलग नाम दिया गया है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया गया तो उसमें आपको वो सर्टिफिकेट कहलाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट किया तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर आपने किया तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया जो कि रिसर्च का होता है तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये कि जॉब और जॉब के लिए बहुत से लोग सोचेंगे कि अब हम क्या जॉब के लिए जब अगर अप्लाई करेंगे तो कौन सी डिग्री अप्लाई होगी। तो आप 3 साल अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप जॉब के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो फिर आप 3 साल का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अब जब आपका 4 साल का जब हो जाएगा तो आप पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाएगा आपका। ग्रेजुएशन के बाद बात आती है आपकी पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन की अवधि 1 साल या 2 साल रखी गई है। 1 साल या 2 साल, अब इसमें भी कन्फ्यूज़न, 1 साल की या 2 साल की। जी हाँ, 1 साल या 2 साल का मतलब होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल का किया है तो आपने को ग्रेजुएशन 1 साल का ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, मुझे आशा है कि कुछ चीज़ें समझ में आई भी होंगी और आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो इसी आशा के साथ थैंक यू।